नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा केस जो सालों पहले बंद हो गया, फाइलों में दब गया, अचानक से फिर जिंदा हो जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है जी, नहीं। ये हमारे भारतीय कानूनी सिस्टम की एक सच्ची और थोड़ी हैरान करने वाली हकीकत है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई एक बंद हो चुका केस किसी का पीछा कर सकता है? यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल सीबीआई वर्सेस हेमंत रेड्डी केस के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा मामला जो सोचा गया था कि खत्म हो गया, लेकिन उसकी गूंज फिर से न्याय के गलियारों में सुनाई देने लगी। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? चलिए इस उलझे हुए मामले की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। अब जरा इस केस की टाइमलाइन पर नजर डालिए, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। देखिए, जून 2006 में सीबीआई एक कस्टम ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। ठीक है। फिर दिसंबर 2008 आते आते सीबीआई खुद ही फाइनल रिपोर्ट लगाकर कहती है कि भाई केस बंद कर दो। और जनवरी 2009 में स्पेशल कोर्ट ये बात मान भी लेती है। केस ऑफिशियली बंद, क्लोज्ड, मामला खत्म है ना। लेकिन नहीं, 4 साल बाद, पूरे 4 साल बाद, जून 2013 में सीबीआई एक ऐसा कदम उठाती है जो सबको चौंका देता है। वो कहती है हमें केस दोबारा खोलना है, हमारे पास नए सबूत हैं। सोचिए, ये जो 4 साल का गैप है ना, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। और बस यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई। एक केस जो बंद हो चुका था, अब फिर से कोर्ट में था, और इस बार ये अपने साथ कई बहुत ही पेचीदा सवाल लेकर आया था। तो आखिर ये मामला था क्या? चलिए समझते हैं। एक कस्टम ऑफिसर थे डी द्वारकानाथ रेड्डी। उन पर इल्जाम लगा कि उनके पास आय से ज्यादा संपत्ति है, करीब 26 लाख रुपए की। सीबीआई ने जांच पड़ताल की, लेकिन आखिर में इस नतीजे पर पहुंची कि इन पर केस नहीं चलाया जा सकता, सबूत काफी नहीं है। तो उन्होंने केस बंद करने की सिफारिश कर दी और मामला डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए भेज दिया। और मजे की बात देखिए, डिपार्टमेंटल जांच में भी कुछ साबित नहीं हुआ। ऑफिसर साहब को बस एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। तो टेक्निकली कहानी यही खत्म हो जानी चाहिए थी। पर जैसा कि मैंने कहा, असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। देखिए, ये केस सिर्फ एक इंसान का नहीं है। ये केस हमें एक बहुत बड़ी और मुश्किल चुनौती की तरफ ले जाता है कि आज के भारत में सबूतों को, एविडेंस को हैंडल करना कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है, खासकर तब जब टेक्नोलॉजी कानून से कहीं कहीं ज्यादा तेजी से भाग रही हो। हमारे लीगल सिस्टम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए, हम 19वीं सदी के कानूनों से 21वीं सदी की डिजिटल दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 का, वो तब लिखा गया था जब कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। हाँ, 2023 में इसे बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया गया, जिसमें डिजिटल सबूतों को खासतौर पर शामिल किया गया। लेकिन ये बदलाव भी अपने आप में ये दिखाता है कि हमारा कानून टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए कितनी मशक्कत कर रहा है। और ये चिंता सिर्फ हमारी या आपकी नहीं है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट की चिंता है। कोर्ट का कहना है, असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर भरोसा करना न्याय का मखौल उड़ा सकता है। मतलब अदालतें खुद मान रही हैं कि अगर डिजिटल एविडेंस के साथ जरा सी भी चूक हुई तो इंसाफ का मजाक बन सकता है। इससे ये साफ पता चलता है कि डिजिटल सबूत जितने पावरफुल है ना, उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। तो चलिए वापस रेड्डी केस पर आते हैं। ये केस कानूनी दांव-पेच की एक ऐसी भूल भुलैया बन गया था जिसका सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक था, क्या कानून एक ऐसे केस में दोबारा जांच की इजाजत देता है जो पहले ही बंद हो चुका हो? इस पूरे केस का जो कानूनी पेंच था ना, वो एक सेक्शन में फंसा हुआ था, सीआरपीसी का सेक्शन 173(8). ये सेक्शन फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी आगे की जांच की पावर देता है। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन में फर्क है। री इन्वेस्टिगेशन मतलब पूरे केस को नए सिरे से शुरू करना, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब है, मान लीजिए एक किताब खत्म हो गई तो उसमें एक नया चैप्टर जोड़ना, पूरी किताब दोबारा नहीं लिखनी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या एक ऐसी किताब में नया चैप्टर जोड़ा जा सकता है जिसे पब्लिशर ने दी एंड कहकर बंद कर दिया हो? और बस यहीं से अदालतों के बीच असली खींचतान शुरू हो गई। पहले 2013 में स्पेशल कोर्ट ने कहा, हाँ बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जब प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि नए सबूत हैं तो जांच करना सही है। लेकिन फिर 2015 में मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने इस जांच को ही रद्द कर दिया। उनका तर्क बड़ा सीधा था। उन्होंने कहा, जब केस बंद हो चुका है तो कुछ पेंडिंग है ही नहीं, तो फिर आगे की जांच किस बात की? मतलब एक ही कानून, एक ही केस और दो अदालतें एकदम उल्टे फैसले दे रही थीं।
अब देखिए, ये केस सिर्फ कानूनी दांव पेच तक ही सीमित नहीं है। ये हमें मजबूर करता है सोचने पर कि हर तरह के सबूत में, हर तरह के एविडेंस में कितनी कमजोरियां हो सकती हैं। और इसमें सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबूत होता है इंसानी गवाह। साइकोलॉजी ये मानती है कि हमारी जो मेमोरी है ना, वो कोई वीडियो रिकॉर्डर नहीं है जो सब कुछ जस का तस रिकॉर्ड कर ले। नहीं, ये एक रिकंस्ट्रक्शन है। मतलब हमारा दिमाग हर बार किसी घटना को याद करते समय उसे फिर से बनाता है, टुकड़ों को जोड़कर। और इस जोड़ने की प्रोसेस में कई बार कुछ टुकड़े गलत भी लग सकते हैं। हमारी यादें 3 स्टेज पर खराब हो सकती हैं या बदल सकती हैं। पहला स्टेज है इनकोडिंग, मतलब जब वो घटना हो रही है। सोचिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में या किसी के हाथ में हथियार देखकर दिमाग जरूरी डिटेल्स भूल सकता है। दूसरा स्टेज है स्टोरेज, जब वो याद हमारे दिमाग में रखी हुई है। वक्त के साथ दूसरों से सुनी बातें या अखबार की खबरें हमारी असली याद में मिक्स हो सकती हैं। और तीसरा स्टेज है रिट्रीवल, यानी जब हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं। कोर्ट का प्रेशर, वो भी हमारी याद को तोड़ मरोड़ सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? फोरेंसिक साइकोलॉजी की रिसर्च ये बताती है कि एक चश्मदीद गवाह को अपनी याददाश्त पर कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो जो कह रहा है वो सच है। मतलब कोई इंसान पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरी तरह गलत हो सकता है। अब सोचिए, हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है। तो चलिए अब वापस आते हैं सीबीआई के केस पर। प्रोसीजर, कानून, साइकोलॉजी, ये सारी उलझनें आखिरकार पहुंच गई भारत की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में। और ये कोई मामूली अपील नहीं थी। देखिए, जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो वो सिर्फ 2 पार्टियों का झगड़ा नहीं रह जाता। उसका जो भी फैसला होता है ना, वो आने वाले अनगिनत केसों के लिए एक नज़ीर बन जाता है, एक मिसाल। और इस केस ने भी एक ऐसा ही बड़ा कानूनी सवाल खड़ा कर दिया था जिसका जवाब मिलना बहुत बहुत जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 बहुत मजबूत और एक दूसरे से एकदम उल्टी दलीलें थीं। एक तरफ सीबीआई कह रही थी कि सच को ढूंढने की कोई डेडलाइन नहीं हो सकती। अगर नए सबूत मिलते हैं तो जांच का हक होना ही चाहिए, चाहे कितना भी वक्त हो गया हो। वहीं दूसरी तरफ आरोपी का कहना था कि एक बंद हो चुका केस फाइनल होता है। सालों बाद उसे फिर से खोलना स्पीडी ट्रायल के अधिकार के खिलाफ है और ये एक तरह से गैर कानूनी रीइन्वेस्टिगेशन है। हर चीज का एक अंत होना चाहिए। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ मुमकिन है, जब कानूनी प्रक्रिया खुद सवालों के घेरे में है और जब इंसानी याददाश्त पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, तो फिर एक अदालत सच तक कैसे पहुंचेगी? ये सवाल सिर्फ इस एक केस का नहीं है, ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के लिए एक फंडामेंटल, एक बुनियादी चुनौती है।